ठीक है, देखिए जरा प्लीज ध्यान से, अब समझिएगा आराम से, है ना, पेन रख दीजिए। देखो सिंक्रोनस मशीन बनानी है, सिंक्रोनस मशीन में हमारे पास दो पार्ट होंगे, एक सिंक्रोनस जनरेटर और एक सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस जनरेटर में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करनी है। तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करनी है तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए फैराडेज लॉ, व्हेनेवर ए कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमें क्या क्या जरूरत है, बताओ तो जरा प्लीज। एक तो कंडक्टर की जरूरत है, वो किसको कट करेगा, या कटेड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट कंडक्टर। तो इस कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट कंडक्टर। तो ये जो जिसमें इंड्यूस ईएमएफ होता है उसके लिए जो वाइंडिंग बनाते हैं उसको कौन सी वाइंडिंग बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करती है उस वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग। ऐसा हमने डीसी जनरेटर के केस में भी डिस्कस किया है, डीसी मशीन के केस में भी। ठीक है, अल्टीमेटली सिंक्रोनस जनरेटर हो या सिंक्रोनस मोटर हो, वहां पे आपको दो वाइंडिंग चाहिए होगी, एक तो आर्मेचर वाइंडिंग चाहिए होगी, एक आपको फील्ड वाइंडिंग चाहिए होगी। फील्ड वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर हमारे पास ये जो है फील्ड वाइंडिंग जो है, फील्ड वाइंडिंग में क्या करेंगे, एक सिंपल सा क्या करो, एक आयरन का पार्ट ले लो, फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी है। आयरन कौन सा, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील ले लेंगे। अब उसमें हम क्या करेंगे, वायर को बाउंड कर देंगे और वायर को बाउंड करके यहाँ पर हम डीसी सप्लाई देंगे। कैसा सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई देंगे। तो फ्लक्स का नेचर कैसा रहेगा, फ्लक्स हमारे पास टाइम के रेस्पेक्ट में, सॉरी फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स नहीं, फ्लक्स डेंसिटी जो है टाइम के रेस्पेक्ट में कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर हम जो है हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, डीसी सप्लाई में वोल्टेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, मतलब मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा। यहाँ फील्ड करंट प्रोड्यूस होते, फील्ड करंट फ्लो होगी, फील्ड करंट फ्लो होगी तो एमएमएफ क्या होगा बताओ, एनएफ नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एमएमएफ हो जाएगा एनएफ इंटू आईएफ। एमएफ हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फील्ड फ्लक्स आ जाएगा एमएमएफ अपॉन रिलेक्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास एक फ्लक्स तो हमने किससे प्रोड्यूस कर दिया, फील्ड वाइंडिंग से। उसको किससे लिंक करना है, हमारे पास कंडक्टर से। अब देखो जरा प्लीज, इसके जो है ना कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे आर्मेचर वाइंडिंग को कहीं पर रखना पड़ेगा और फील्ड वाइंडिंग को भी रखना पड़ेगा। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन में भी हमारे पास दो पार्ट चाहिए, एक तो स्टेटर चाहिए, एक रोटर चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे रखोगे, रोटर पे रखो, वो बात का डिस्कशन है। फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पे रखोगे, रोटर पे रखो, वो बात का डिस्कशन है। लेकिन दो पार्ट तो चाहिए। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं स्टेटर। स्टेटर वही पुरानी बात, स्टेटर इज बिल्डअप ऑफ हाई ग्रेड एलो स्टील लैमिनेशन टू रिड्यूस द आयरन लॉसेस, इन विच इनर पेरिफेरी में स्लॉट्स कटेड होते हैं, उनमें क्या फ्लोट किया जाता है, वाइंडिंग को, थ्री फेज वाइंडिंग को प्लेस किया जाता है विद द मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 120 डिग्री। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्लॉट्स, ओपन स्लॉट्स, सेमी क्लोज स्लॉट्स एंड क्लोज स्लॉट्स। कौन सा स्लॉट्स प्रेफर करेंगे, सेमी क्लोज स्लॉट्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास, ये डिस्कशन हो गया स्टेटर कंप्लीट। अब बात आती है रोटर की। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर दो टाइप के होते थे, स्क्वेल केज रोटर और स्लिप रिंग रोटर। तो स्क्वेल केज रोटर बोलते थे तो स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर, और स्लिप रिंग रोटर यूज कर लेते तो स्लिप रिंग रोटर। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास रोटर की कंस्ट्रक्शन दो टाइप की होती है, एक सिलेंड्रिकल रोटर और दूसरा सैलिएंट पोल रोटर। ठीक है, सैलिएंट पोल रोटर। तो सिलेंड्रिकल में क्या होगा, इसको नॉन सैलिएंट पोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन सैलिएंट पोल रोटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, सिलेंड्रिकल रोटर है तो सिलेंड्रिकल सिंक्रोनस मशीन, और अगर सैलिएंट पोल रोटर है तो सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन। जो हमारे पास मशीन का नाम आएगा अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर आता है। ठीक है, अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। पहले थोड़ा इतना लिखो जरा प्लीज। अब देखो जरा, तो हमने ऐसा बोला कि स्टेटर तो उसके जैसा है, लेकिन रोटर दो टाइप का है हमारे पास, एक सिलेंड्रिकल और सैलिएंट पोल टाइप। जैसे वहाँ पे स्क्वेल केज रोटर होता था और स्लिप रिंग रोटर होता है, सिमिलरली यहाँ पर भी दो रोटर होते हैं। सिलेंड्रिकल रोटर है तो सिलेंड्रिकल सिंक्रोनस मशीन, और सैलिएंट पोल रोटर है तो सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन। इसको नॉन सैलिएंट पोल भी बोल दो आपके हिसाब से। ठीक है, अब देखो जरा प्लीज, दोनों का कंपेरिजन करते हैं, दोनों रोटर का, दोनों में क्या फर्क है।
एक तो हमारे पास है सिलेंड्रिकल सिंक्रोनस मशीन, एक है सिलेंड्रिकल रोटर ले लेते हैं, और एक सैलिएंट पोल। इसमें एक सिंपल सी बात है कि हमारे पास सिलेंड्रिकल रोटर में क्या होता है, देखो जरा, सिलेंड्रिकल रोटर सिलेंड्रिकल शेप में होगा इस तरह से, ठीक है, और सैलिएंट पोल रोटर जो है वो इस तरह से होता है हमारे पास, इस तरह से हमारे पास प्रोजेक्टेड पोल्स होते हैं, ठीक है, ये हो गया सैलिएंट पोल रोटर। अब इसमें इन दोनों में फर्क क्या है हमारे पास कि यहाँ पर अगर मैं इसको प्लेस करता हूँ तो लेंथ, एयर गैप लेंथ कैसी रहेगी, चारों ओर यूनिफॉर्म रहेगी, और अगर इसको प्लेस करता हूँ मैं उधर तो हमारे पास एयर गैप लेंथ यहाँ तो कम रहेगी, और यहाँ पर हमारे पास एयर गैप लेंथ क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, L1 लेस देन L2। तो ये जो एक्सिस होता है पोलर एक्सिस, उसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सिस, और क्वाड्रेचर पे जो एक्सिस होता है उसको क्या बोलते हैं, क्यू एक्सिस, ऐसा ही बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट एक्सिस पे लेंथ कम है, एयर गैप लेंथ कंपेयर टू क्यू एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे एयर गैप लेंथ कैसी रहेगी, चारों ओर यूनिफॉर्म रहेगी, यहाँ पे एयर गैप लेंथ यूनिफॉर्म है, लेंथ L इज यूनिफॉर्म, लेंथ यूनिफॉर्म रहेगी तो रिलक्टेंस S इक्वल टू L बाई म्यू है, वो भी क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। रिलक्टेंस यूनिफॉर्म रहेगा, फ्लक्स इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस, वो भी क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। इस जनरेटर का रिलक्टेंस यूनिफॉर्म है तो रिएक्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलक्टेंस के, तो रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिफॉर्म हो जाएगा। रिलक्टेंस और रिएक्टेंस एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये भी कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। कुल मिला के बात ये कि चाहे आप डी एक्सिस पे जाओ या क्यू एक्सिस पे जाओ, रिएक्टेंस चारों तरफ क्या रहेगा, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे उसका रिएक्टेंस कैसा रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट में रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे चेंज होगी, एयर गैप लेंथ यूनिफॉर्म नहीं है, L1 लेस देन L2 है, इसका मतलब ये है कि ये तो डायरेक्ट एक्सिस की है ना, तो हमारे पास डायरेक्ट एक्सिस पे जो रिएक्टेंस है, रिलक्टेंस है, वो क्वाड्रेचर एक्सिस पे रिलक्टेंस से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जहाँ एयर गैप लेंथ ज़्यादा होगी वहाँ रिलक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ एयर गैप लेंथ ज़्यादा है तो रिलक्टेंस यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा है रिलक्टेंस, यहाँ पे रिलक्टेंस क्या है, कम है। अब रिलक्टेंस किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंस के, तो उल्टा कर दें तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंस किस एक्सिस पे ज़्यादा होगा, नहीं डी एक्सिस पे, तो डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस ज़्यादा होता है कंपेयर टू क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस। तो यहाँ पे तो क्या है, चाहे डायरेक्ट एक्सिस पे जाओ कि क्वाड्रेचर एक्सिस पे, दोनों क्या है, बराबर है, उसको सिंक्रोनस रिएक्टेंस से शो करते हैं एक्सेस से, ठीक है। और यहाँ पर दोनों क्या है, अलग अलग है। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ लेंथ नॉन यूनिफॉर्म है, रिलक्टेंस नॉन यूनिफॉर्म, रिएक्टेंस नॉन यूनिफॉर्म, फ्लक्स भी कैसा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। अब इनकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, ये तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे जो इकोनॉमिकल पर्पज से अगर मैं कोई यूज़ करना चाहूँ रोटर, तो कौन सा रोटर यूज़ करूँगा, सिलेंड्रिकल रोटर या सैलिएंट पोल रोटर? सैलिएंट पोल, वाई? एक इकोनॉमिकल पर्पज, वाई? बिकॉज क्योंकि यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए लेस आयरन की जरूरत है। बनाओगे तो आयरन 95% आयरन और 5% सिलिकन मिला के ना, तो लेकिन आयरन की जो ज़रूरत है वो हमारे पास सैलिएंट पोल रोटर में कम ज़रूरत है, और यहाँ पर हमारे पास आयरन की ज़रूरत ज़्यादा है। तो इकोनॉमिकली हम हमेशा कोशिश करेंगे किसको प्रेफर करें, सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर को, सॉरी सैलिएंट पोल सिंक्रोनस रोटर को, इस रोटर को प्रेफर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास पावर प्लांट डिस्कस करते हैं, कौन कौन से पावर प्लांट है, एक बात बताओ जरा, कौन कौन से पावर प्लांट है? थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर और थर्मल हो गया, उसका हाँ स्टीम वाला हो गया, उसके बाद कोल फायर्ड हो गया, कोल फायर्ड थर्मल हो जाएगा, गैस टरबाइन वाला है ना, गैस टरबाइन वाला, ये सारा डीजल वाला,
डीजल जनरेटर है ना, ये पावर प्लांट होते हैं। उसके बाद एक और है हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट है ना, और उसके बाद हमारे पास और है विंड पावर प्लांट। ऐसे बहुत सारे पावर प्लांट होते हैं, हम नॉर्मली ये डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ये जो पावर प्लांट है ना, इन सारे पावर प्लांट में क्या होता है, रोटर की स्पीड नियरली इक्वल टू 3000 आरपीएम रहती है। NS इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड कितना रहता है, 3000 आरपीएम। यहाँ पर क्या होता है, सिंक्रोनस मशीन का मतलब यह है कि रोटर किस स्पीड पे रोटर करता है, सिंक्रोनस स्पीड पे। मतलब स्टेटर फील्ड भी किस स्पीड पे आएगा, सिंक्रोनस स्पीड पे आएगा। अगर मान लो मोटर है, मोटर को व्हेन थ्री फेज बैलेंस सप्लाई इज गिवन टू थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग, ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड दैट रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड। तो रोटर जो होगा अंदर का वो भी किस स्पीड पे रोटेट करेगा, सिंक्रोनस स्पीड पे। तो ये जो पावर प्लांट होते हैं ना, इनमें दो पोल होते हैं, NS इक्वल टू 120 F/P करके देख लो। दो पोल के लिए कितना आएगा, 3000 आरपीएम आएगा। ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट में जो स्पीड होती है, वो सिंक्रोनस स्पीड जो होती है वो 300 से 600 आरपीएम होती है। अगर 20 पोल ले लिए जो 300 आरपीएम आ जाएगी, और 10 पोल ले लिए तो कितनी आ जाएगी, 600 आरपीएम आ जाएगी। ठीक है, कुल मिला के बात ये। और विंड पावर प्लांट में तो स्पीड कांस्टेंट ही नहीं रहती है। यहाँ तो कांस्टेंट रहती तो है कम से कम, यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट, यहाँ पर भी स्पीड क्या है, कांस्टेंट। कौन सी स्पीड रहेगी, कांस्टेंट स्पीड कौन सी होती है, सिंक्रोनस स्पीड। और यहाँ पे स्पीड नहीं कांस्टेंट है, रोटर की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, एंड नॉट कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम कौन सा जनरेटर यूज करते हैं, इंडक्शन जनरेटर। इंडक्शन जनरेटर के बारे में हमने पढ़ा कि जहाँ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है वहाँ पर कौन सा जनरेटर यूज करोगे, इंडक्शन जनरेटर। अब बात बचे इन दोनों की, तो वहाँ पर हम क्या करें, सिंक्रोनस जनरेटर यूज करें, जहाँ पर स्पीड क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो अब ये डिसाइड करना है कि कौन से रोटर को कहाँ यूज किया जाए, कौन से पावर टाइप के पावर प्लांट में। चलो ठीक है, हम इकोनॉमिकली पर्पज के लिए हर कहीं किसको यूज करना चाहोगे, सैलिएंट पोल रोटर को। लेकिन सैलिएंट पोल रोटर को मान लो यहाँ रख दिया, इनकी डिजाइनिंग में यहाँ पर स्पीड क्या होती है हमारे पास, 3000 आरपीएम होती है। स्पीड ज्यादा होगी ना, तो एक बात ऐसे एज्यूम करो कि ये रोटर 3000 आरपीएम से घूम रहा है, एज्यूम दैट कि 3000 आरपीएम। तो एयर का जो होगा फोर्स, वो क्या होगा, इस एज पे क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। आपको पता है ना कि इतना ज्यादा फोर्स होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mr ओमेगा m स्क्वायर, mv स्क्वायर अपॉन r, या इसमें लिखोगे तो mr। तो स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, 3000 आरपीएम का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल करोगे तब जाके इतना हाई फोर्स आएगा। वो इस रोटर की एज को क्या करेगा, डैमेज करेगा। अगर आपने सैलिएंट पोल लालच में आके इकोनॉमिकली पर्पज के लिए सैलिएंट पोल रोटर को यूज कर लिया फॉर दिस टाइप ऑफ पावर प्लांट्स, जहां पे स्पीड क्या रहती है, हाई रहती है, इन पावर प्लांट्स को बोलते हैं टर्बो पावर प्लांट्स या फिर टर्बो अल्टरनेटर्स। यहाँ पर जो यूज किया जाता है उनको बोलते हैं टर्बो अल्टरनेशन, जो जिसमें स्पीड क्या रहती है, फास्ट रहती है। तो अगर हाई स्पीड पे इनको यूज कर लिया गया तो सैलिएंट पोल रोटर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसमें इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कि रोटर की एज क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। फिर क्या, बार बार बदलते रहो, रोटर बार बार चेंज करते रहो, प्लांट को रोको, दो रोटर को चेंज करो, 2-3 दिन गए मेंटेनेंस में, फिर वही दिमाग खराब, उतना ही कॉस्टिंग तो उतना ही आ जाएगा। तो इसलिए बेवकूफ़ी नहीं करनी कि टर्बाइन पावर प्लांट है या टर्बो पावर प्लांट है, टर्बो अल्टरनेटर में कौन सा रोटर यूज करोगे, सिलेंड्रिकल। अब इस पर क्या होगा, फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, हमारे पास यूनिफॉर्म है, इसमें फोर्स कम आएगा। ठीक है, तो इसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं। हाँ, आप इसको कहाँ यूज कर सकते हो, हाइड्रो पावर प्लांट में यूज कर सकते हो, जहाँ पर हमारे पास स्पीड कितना रहता है, स्लो रहता है, वहाँ पे रोटर की एज डैमेज नहीं होगी, 300 से 600 आरपीएम रहता है, तो ठीक है, वहाँ पर यूज कर लो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो सैलिएंट पोल रोटर इज यूज फॉर द हाइड्रो अल्टरनेटर्स एंड सिलेंड्रिकल रोटर्स इज यूज फॉर द टर्बो अल्टरनेटर्स। ये कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब हमारे पास और क्या कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट है कि यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जब हम डिराइव करते हैं, तो जब कोई डिज़ाइनर डिज़ाइन कर रहा होता है तो उसके बाद मैन फ्लक्स का ये फॉर्मूला आता है। कैसा है, उससे मतलब नहीं। ठीक है, मैन फ्लक्स का ये फॉर्मूला है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, डी डायमीटर ऑफ रोटर, एल लेंथ ऑफ रोटर, और पी नंबर ऑफ पोल्स। अब यहाँ पर क्या होता है, इस केस में पोल क्या होते हैं, कम होते हैं कि ज़्यादा होते हैं। इस केस में पोल तो हमने 2 रखे, और इस केस में पोल कितने रखे हमने, 10-20 रखे। उधर देखो, अभी तो हमने डिसाइड किया कि किसको कहाँ यूज करना है,
ठीक है, हाइड्रो अल्टरनेटर। अब पोल यहाँ ज़्यादा रखे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, पोल कम रखे, तो इसका पोल कम होगा, तो हमारे पास पोल कम होगा तो एरिया जो होगा यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर हमारे पास एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड लार्ज होगा। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर इसकी जो साइज होगी वो कंपेरेटिवली इससे ज़्यादा होगी। दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए एरिया ज़्यादा होगा, इसका एरिया इसका क्या होता है, कम होता है। एरिया कम होने का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बाई 4। एरिया कम होने का मतलब इसका पोल कम है तो एरिया क्या होगा, कम। एरिया कम होने का मतलब डायमीटर क्या होगा, कम। डायमीटर कम होगा तो फॉर कांस्टेंट फ्लक्स आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ को क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। रोटर की लेंथ को क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। एरिया ज़्यादा होता है तो रोटर का डायमीटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। डायमीटर ज़्यादा होगा तो लेंथ को कम रखना पड़ेगा, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि ये जो रोटर है कैसा दिखेगा, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो रोटर है उसका डायमीटर तो कम होगा लेकिन लेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये जो रोटर होगा उसका डायमीटर तो कम होगा लेकिन लेंथ जो होगी ज़्यादा होगी। अब ये जो रोटर है इसका डायमीटर तो ज़्यादा होगा लेकिन लेंथ क्या होगी, कम होगी। अब मुझे बताओ किसको कैसे माउंटेड करना है। जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसको हम कैसे माउंट करेंगे, हॉरिजेंटली माउंट। एक कॉमन सेंस की बात है कि इसको हम हॉरिजेंटली माउंट करेंगे, और जिसका डायमीटर ज़्यादा है उसको कैसे माउंट करोगे, वर्टिकली माउंट करोगे, ताकि वो स्टेबल पोजीशन में रहे, मैकेनिकली अनबैलेंस नहीं हो जाए। तो वही हम चीज़ चाहते हैं। तो कुल मिला के बाद ये है कि कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गई। तो वापस सुनिए ज़रा, हमारे पास दो टाइप के रोटर है, सिलेंड्रिकल रोटर और सिंक्रोनस रोटर। यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें यूनिफॉर्म रहती है और यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें नॉन यूनिफॉर्म रहती है। यहाँ इसके कारण यहाँ पर रिएक्टेंस पूरी इक्विवेलेंट सर्किट में हम एक ही यूज़ करेंगे, और इसकी कैलकुलेशन के लिए हम दो रिएक्टेंस यूज़ करेंगे, डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस और क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस। यहाँ पर हमारे पास स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। उसको इससे इकोनॉमिकली तो हमें किसको यूज़ करना चाहिए, सैलिएंट पोल रोटर को। लेकिन स्पीड हाई स्पीड पे वो डैमेज हो जाएगा, इसलिए हम हाई स्पीड वाले प्लांट में किसको यूज़ करते हैं, सिलेंड्रिकल को, और लो स्पीड वाले पावर प्लांट में हाइड्रो अल्टरनेटर्स यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो लो स्पीड है तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर पोल ज़्यादा चाहिए, पोल ज़्यादा चाहिए तो एरिया ज़्यादा चाहिए, एरिया ज़्यादा चाहिए तो डायमीटर ज़्यादा, डायमीटर ज़्यादा तो लेंथ कम, और लेंथ कम तो इसको हम कैसे माउंट करेंगे, वर्टिकली माउंट करेंगे। और इसमें हमारे पास लेंथ ज़्यादा और डायमीटर क्या है, कम है, तो इसको कैसे माउंट करोगे, horizontally. Write down please. Placement of armature winding and field winding. अब देखो हमारे पास ये समझ में आ गया कि हमारे पास दो टाइप के रोटर है, सैलिएंट पोल रोटर और सिलेंड्रिकल रोटर। चलो मान लीजिए कि सिलेंड्रिकल रोटर मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी वाइंडिंग की तरह की जाए। दो पार्ट हो गए, आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पर रखा जाए या रोटर पे रखा जाए, फिर उल्टा हो जाएगा। फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पर रखा जाए या फिर रोटर पे रखा जाए, ये क्वेश्चन है ना। तो किसी एक को कहाँ रखोगे तो दूसरे को दूसरी जगह रखना पड़ेगा। आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे है तो फील्ड वाइंडिंग किस पे होगी, रोटर पे होगी, और फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे है तो आर्मेचर वाइंडिंग किस पे होगी, रोटर पे होगी, ठीक है। किसी एक वाइंडिंग को तो रोटेट हमें कराना ही पड़ेगा, तभी कटिंग ऑफ फ्लक्स होगा हमारे पास, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि किस वाइंडिंग को कहाँ प्लेस करें। तो मैं इसके बहुत सारे रीजन दूंगा कि हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग जो है स्टेटर पे प्लेस करनी चाहिए। आर्मेचर वाइंडिंग क्या होनी चाहिए, स्टेशनरी होनी चाहिए, स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग। मतलब आर्मेचर वाइंडिंग क्या हो, स्टेटर पे हो, और फील्ड वाइंडिंग क्या हो, रोटेटिंग होनी चाहिए, रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग होनी चाहिए। अगर आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी हो गई तो फील्ड वाइंडिंग रोटेटिंग हो गई। इसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो सबसे इफेक्टिव रीजन क्या है, सबसे इफेक्टिव रीजन ये है कि अगर आपको ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस करना है, मान लो जनरेटर बनाना है तो ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस करना है, तो इंड्यूस ईएमएफ की जो इक्वेशन होती है 3 फेज के लिए √3 × 4.44 F 5F N × वाइंडिंग फैक्टर KW। तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स क्या चाहिए होते हैं, ज़्यादा चाहिए होते हैं। कंडक्टर्स ज़्यादा चाहिए होंगे नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। ज़्यादा कंडक्टर्स है तो हमको ज़्यादा स्पेस किधर मिल रहा है, स्टेटर पे मिल रहा है कि रोटर पे मिल रहा है,
मोर स्पेस यूटिलाइजेशन इज देयर, ईएमएफ किस में इंड्यूस होगा, आर्मेचर वाइंडिंग में कि रोटर वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग में होगा। तो आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस करना है, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, स्पेस यूटिलाइजेशन किधर होगा, स्टेटर पे होगा। तो स्पेस यूटिलाइजेशन हो जाता है यहाँ पर, स्पेस यूटिलाइजेशन टू गेट मोर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा प्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये होता है एफ हो जाएगा। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स के। जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग में इसका रोल क्या है, फ्लक्स प्रोड्यूस करना। फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए लेस नंबर ऑफ टर्न्स दे दो भले, यहाँ पर फील्ड डीसी से सप्लाई दे दो वीएफ प्लस माइनस और करंट फ्लो हो जाएगी आईएफ। तो इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं इसके ऊपर, और इसको यहाँ से क्या सप्लाई दे देते हैं, डीसी सप्लाई दे देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो आर्मेचर वाइंडिंग को मैं इसके ऊपर रख भी देता था, किसके ऊपर, रोटर के ऊपर, रोटर के ऊपर रखता है ना, तो मुझे आर्मेचर वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड हो गई, इधर देखो फिर ले लेना। अब देखो आर्मेचर वाइंडिंग क्या हो गई, स्टार कनेक्टेड हो गई। स्टार कनेक्टेड हो गई तो अंदर आर्मेचर वाइंडिंग में प्रोडक्शन कैसा होगा, एसी। अब मुझे रोटेटिंग पार्ट से आउटपुट लेके किधर ले जाना है, बाहर सप्लाई देना है 11 kV का। जनरेशन कितने पे हो रहा है, 11 kV पे हो रहा है। 11,000 वोल्ट का जो आउटपुट है वो लेके रोटेटिंग पार्ट से वो किधर देना है, मुझे बाहर देना है। तो विदाउट चेंजिंग ऑफ सप्लाई ना, अंदर एसी है, बाहर भी हमें कैसा चाहिए, एसी चाहिए। विदाउट कन्वर्जन ऑफ सप्लाई, व्हेन देयर इज नीड ऑफ कनेक्टिंग रोटेटिंग एलिमेंट टू स्टेशनरी सर्किट, व्हाट विल वी यूज, स्लिप रिंग एंड ब्रशेस। तो कितनी स्लिप रिंग यूज करेंगे, 4 स्लिप रिंग और 4 ब्रशेस यूज करेंगे, 4 स्लिप रिंग एंड 4 ब्रशेस। अगर मान लो उसको अंदर रख दिया, आपको कौन सी सप्लाई देनी है, डीसी। डीसी के अंदर भी डीसी पहुंचानी है, बाहर से भी डीसी, विदाउट कन्वर्जन ऑफ सप्लाई। यहाँ पर 2 टर्मिनल होते हैं, कितनी स्लिप रिंग एंड ब्रशेस चाहिए होंगे, 2 स्लिप रिंग एंड 2 ब्रशेस। वहाँ पे स्लिप रिंग ज़्यादा चाहिए, कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा। यहाँ पे हमारे पास स्लिप रिंग कितनी चाहिए, 2 चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये फ़ायदा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, दूसरी बात ये कि यहाँ पर मान लो 121 मेगावाट का पावर प्लांट है, कितने का, एज्यूमिंग दैट 121 मेगावाट है, और पावर फैक्टर यूनिटी मान लेता हूँ, VI cos पाई 1 मान लेता हूँ। तो 11 kV इंटू 11 किलो एम्पियर, तभी तो 121 मेगावाट आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब करंट भी क्या होगी, बहुत हाई होगी। इसको करंट जो कैसे करनी है, कैरी, हाई करंट कैरी करनी है। इसको कैसी करंट कैरी करनी है, 5-10 एम्पियर करंट होती है, ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, 10 एम्पियर 50 एम्पियर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 एम्पियर। इसको कैसे करंट कैरी करनी होती है, लो करंट कैरी करना होता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ हाई करंट जा रही है, हाई करंट जा रही है, तो इसमें जो हमारे पास इंटरनली लॉसेस होंगे, I²R क्या होंगे, लॉसेस ज़्यादा होंगे तो हीट ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो सकता है। इंसुलेशन ब्रेकडाउन होने से बचाने के लिए कूलिंग की जरूरत पड़ती है, और कूलिंग, एयर कूलिंग यहाँ इफेक्टिव नहीं है। छोटी मोटी मोटर नहीं है कि एयर कूलिंग से काम चल जाएगा। भाई साहब 11,000 एम्पियर है, I²R 11,000 का स्क्वायर करो, इतने हमारे पास लॉसेस ज़्यादा होंगे। यहाँ पर हीट क्या होगी, ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इंसुलेशन ब्रेकडाउन बहुत इजीली हो जाएगा। बार बार नया नया इंसुलेशन ले आओ, लाओ नए नए कंडक्टर लाओ, ये तो बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इसके लिए हम क्या प्रोवाइड करें, इफेक्टिव कूलिंग प्रोवाइड करें। तो इफेक्टिव कूलिंग जो होती है, हाइड्रोजन गैस की कूलिंग प्रोवाइड की जाती है, हाइड्रोजन गैस की कूलिंग प्रोवाइड की जाती है। लेकिन एक हाइड्रोजन की गैस की प्रॉपर्टी होती है, एयर के साथ मिक्स हो जाती है तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन अगर एयर के साथ मिक्स हो जाए तो क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। हाइड्रोजन का ऐसा होता है क्या प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन को कभी भी
ओपन नहीं यूज़ कर सकते एटमॉस्फेयर में, उसको कभी भी कहाँ यूज़ करते हैं, ऐसा हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है ना। हाँ ना, मतलब ऐसा कुछ नेचर रहता है उसका, ज्वलनशील रहती है ना हाइड्रोजन। कुल मिला के बात ये है कि एयर के साथ उसको मिक्स नहीं कर सकते। उससे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डक्ट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। अब मुझे बताओ, डक्ट एक रोटेटिंग पार्ट पे लगाना इजी है या फिर स्टेशनरी पार्ट पे लगाना इजी है? ऑब्वियसली स्टेशनरी पार्ट पे। अब आर्मेचर वाइंडिंग को यहाँ प्लेस भी कर दिया, कूलिंग तो देनी पड़ेगी। आर्मेचर वाइंडिंग को, फील्ड वाइंडिंग को तो चलो एयर कूलिंग एनफ है, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग को कूलिंग देनी पड़ेगी, लेकिन कूलिंग देने के लिए स्टेशनरी पे डक्ट कूलिंग प्रोवाइड करना, हाइड्रोजन गैस कूलिंग प्रोवाइड करना ईजी है। क्लियर ना, समझ में आया? राइट डाउन प्लीज।